Good morning, students. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your book. So, children, let's continue our chapter. We are reading Institutional Representation of Democracy, that is chapter 2 of Civics. So, please take out your books and open page number 215. In last class we completed till significance of UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कल हमने पढ़ी थी। वो लोग जो 18 और 18 प्लस होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कास्ट, रेस, चाहे वो किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हों, कोई मैटर नहीं करता, उन सबको UAF अलाउड होता है। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत उनके अंडर में उनको सब वोट करने के लिए एबल हैं। 2 लोग वोट नहीं कर सकते तो क्रिमिनल, और एक जो मेंटली स्टेबल नहीं होते। ठीक है, ये सब कल हमने पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्शंस। आज हम इलेक्शन पढ़ रहे हैं और प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम सबको पता है। आज अगर गवर्नमेंट बनती है या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए या गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ ए कॉन्टेस्ट बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। एक कॉन्टेस्ट की तरह होता है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्टेस्ट होता है। द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, ठीक है, वो क्या बना लेती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्शन टेक प्लेस पीरियडिकली। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 ईयर्स में होते रहते हैं, पीरियडिकली होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के हमारे, वो हर 5 ईयर्स में हेल्ड होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म होती है इलेक्शन के टाइम पे इंडिया में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हों। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक तो, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन इज़ व्हेन ऑल वोटर फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डायरेक्ट इलेक्शन 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन जब होते हैं जब सारे वोटर्स वोट करें खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, मतलब डायरेक्टली वोटर वोट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, उसमें जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उनको डायरेक्टली चूज़ किया जाता है बाय द वोटर्स। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट करके अपने वोटर्स को चुने। जैसे हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर दिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, तो ये हमने चूज़ करे तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर अब ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज़ करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, तो ये हमारे हो गए इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ आया, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं आगे। ठीक है, वोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द वोटर्स, वोटर्स के बिहाफ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। अब प्रेसिडेंट को थोड़ी ना चूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ किए हैं वो प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्शन। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री। 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल इलेक्शन। These are held after the expiry of regular term of Lok Sabha or State Legislative Assembly. These are held at regular intervals of 5 years. जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल में होते हैं। हमारे यहाँ पर फिक्स कर रखा है 5 ईयर। जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 ईयर्स में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन कैसे होते हैं? Mid-term elections are held as a consequence of dissolution of Lok Sabha or State Legislative Assembly before the expiry of its term of 5 years. 5 साल पूरे होने से पहले, 5 years कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो प्रेजेंट लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिज़ोल्व हो गई, किसी भी रीज़न से वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उस टाइम पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? It is if a representative die before the completion of his tenure or the seat is vacant due to some other reason, the election are held to fill the vacant seat. अगर रिप्रेजेंटेटिव उसका टेन्योर यानी कि 5 ईयर्स पूरे होने से पहले डाई हो जाता है या फिर किसी भी वजह से एक सीट खाली रह जाती है,
तो इसी ये रीज़न है कि इस वजह से बाई इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन हर 5 ईयर में, मिड टर्म इलेक्शन बीच में, और बाई इलेक्शन किसी भी सीट का वैकेंट होने की वजह से। ये हो गया। अब ईवीएम यहाँ इन्फोपेबल अपन को फर्स्ट इन्फोपेबल दे रखा है, दैट इज़ हियर। इन्फोपेबल क्या है? ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज इन 45 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। 45 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में यूज़ होती है फॉर द 13th लोकसभा इलेक्शन, जब 13th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, विच इज़ वाइल इन द 16th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014। जो 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर 1.8 मिलियन EVMs यूज़ हुई थी। सेकेंड इन्फोपेबल में क्या दे रखा है? अब अपन को पता है EVM यूज़ होती है, लेकिन पहले बैलेट पेपर यूज़ होते थे। लेट्स रीड फर्स्ट। अर्लियर बैलेट पेपर्स वर इशूड टू द वोटर ऑन विच द नेम एंड इलेक्शन सिंबल ऑफ द कैंडिडेट वर प्रिंटेड एंड देयर वाज अ ब्लैंक स्पेस बिफोर द नेम टू एफिक्स द स्टैम्प। पहले क्या होते थे? बैलेट पेपर इशू किए जाते थे हर एक वोटर को, ठीक है, जिसमें कि नेम और इलेक्शन सिंबल, जैसे कि बीजेपी, फिर इलेक्शन सिंबल, बीजेपी से कौन कौन खड़े हुए हैं, मतलब अपने एरिया से कौन खड़ा हुआ है उनका नेम और बीजेपी का सिंबल, कांग्रेस से अपने एरिया से कौन खड़ा हुआ है उसका नेम और उनके सिंबल, ऐसे CPI से कौन खड़ा हुआ है, BSP से, NCP से, ऐसे अलग अलग के नेम होते थे, ठीक है। ये नेम और उनके सिंबल्स होते थे, ठीक है। और साइड में फिर ब्लैंक स्पेस होती थी, नाम, फिर क्या उनका सिंबल और फिर ब्लैंक स्पेस, ऐसे 3 कॉलम्स होते थे, ठीक है। और वो जो ब्लैंक स्पेस होती थी उसमें वोटर को एक स्टैम्प को अफिक्स करना होता था, ताकि हमें पता लगे कि वोट किसको, जिसके आगे वो स्टैम्प फिक्स हुआ मतलब वो वोट उनको जाएगा, ठीक है। द वोटर वॉज गिवन ए स्टैम्प विच वॉज मार्क्ड विद ए स्वास्तिक। जो वोटर को एक स्टैम्प दिया जाता था जो कि क्या होता था? स्वास्तिक होता था, स्वास्तिक शेप में होता था। वोटर अफिक्स द स्टैम्प बिफोर द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस। ये हमने बता दिया कि जो वोटर होता था उनको क्या करना होता था? उस स्टैम्प को जिसको वो चूज़ करना चाहते हैं उनके नेम के आगे पुट करना होता था और फिर उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालना होता था, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ करता था पहले वोटिंग का, लेकिन अब ये आउटडेट हो गया। अब आ गई इनकी जगह, बैलेट पेपर की जगह किसने ले ली? EVMs ने, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। देयर आर J पॉइंट्स इन इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। इन एवरी कंट्री स्पेसिफिक प्रोसीजर टू कंडक्ट इलेक्शन इज़ लेड डाउन। हर एक कंट्री में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज़ होता है इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो जो ये नीचे गिवन है इलेक्शन प्रोसीजर, ये किसका है? इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहले क्या होता है? इलेक्शन फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स करा जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। इलेक्शंस को हेल्ड कराने के लिए, किसके इलेक्शंस? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को हेल्ड कराने के लिए पूरी कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलेटेड एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये रीज़न है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से पूरी कंट्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट मेक अरेंजमेंट बाय लॉ इन दिस रिगार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट ये सारे अरेंजमेंट करती है। 1952 पार्लियामेंट इस्टेब्लिश ए डेलिमिनेशन कमीशन बाय पासिंग डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952 फॉर डेलिमिटाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। फिर क्या हुआ? 1952 में डेलिमिनेशन कमीशन बनी, उसमें डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट पास हुआ 1952 में। उसमें क्या बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर सेंसस यानी कि हर 10 ईयर बाद ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है, और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को फॉर्म करा जाएगा, मतलब हर 10 ईयर्स में ये रिन्यू होती है। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज़ द सेकेंड एंड देन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? 325 आर्टिकल
of the Indian Constitution provides for preparing the general electoral roll for all the constituencies before election. ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें जनरल इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना होगा सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनी हैं उन सब के लिए जनरल इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना होगा हर इलेक्शन से पहले। इट इज़ रिवाइज बिफोर एवरी जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन से पहले रिवाइज़ किया जाता है। अच्छा, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, नए नेम्स जो वोटर लिस्ट में ऐड होने होते हैं वो ऐड करे जाते हैं। ठीक है, तो हर इलेक्शन से पहले ये करना ज़रूरी है क्योंकि कोई ना कोई 18 ईयर या 18+ तो हुआ ही होता है। ठीक है, नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट, जो नेम होती है न्यू वोटर्स की वो वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड कर दी जाती है। एंड द वंस हु हैव लेफ्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैव एक्सपायर्ड आर डिलीटेड। मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी ने छोड़ के वो दूसरे रीजन में शिफ्ट हो गया, तो वहाँ से उसका नाम हटा के, या किसी की शादी हो गई तो वहाँ से उनका नाम हटाकर दूसरा उनको वोटिंग ID कार्ड दिया जाता है। ठीक है, या कोई एक्सपायर हो गया तो उनको डिलीट कर दिया जाता है उनके नाम को। नाउ ए डेज वोटर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड, ये हम सबको पता है आज के टाइम पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है हर एक वोटर को, जिसमें उनकी फ़ोटो और नेम ऑफ द वोटर इंक्लूड होता है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। ठीक है, फर्स्ट हो गया इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डिवाइड कर दिया कि इस एरिया की ये है, इस एरिया की ये है, और फिर हमने वोटर्स लिस्ट बना ली अच्छे से। थर्ड स्टेप क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। अब इलेक्शन डेट को भी अनाउंस करना ज़रूरी है, तो ऐसे ही अनाउंस नहीं कर देते कि जो मन आया वो इलेक्शन डेट को अनाउंस कर दिया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड इट इन डिटेल। द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट इज़ मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन डेट की वो कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। However, before announcing the election date, the election commission generally hold consultation with the central government and the concerned state government. लेकिन इलेक्शन डेट्स को अनाउंस करने से पहले जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो जनरली क्या होल्ड करते हैं, कंसल्टेशन। किससे, ये मैंने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। मान लीजिए राजस्थान के वोट है तो राजस्थान की गवर्नमेंट से, MP के हैं तो MP के, और यूपी से हैं तो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट से। जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनसे वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रेस्पेक्टिवली। जो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शंस का, लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट होता है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, फिर होते हैं पोलिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करना। हमारा फर्स्ट हमारा था इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, सेकंड इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटिंग लिस्ट बनाना, थर्ड था इलेक्शन डेट को फाइनल करना और उसको अनाउंस करना, फोर्थ वन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन का मतलब वो पोल्स जहाँ पर जाकर वोट दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द वोटर्स एंड टू मेक द इलेक्ट्रल सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। एक तो वोटर के कन्वीनियंस के लिए, एक इस वजह से कि हर कोई वहाँ तक पहुँच पाए, हर कोई उसके लिए कन्वीनियंट हो, और साथ साथ में हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए कि हर कोई वोट दे ताकि फेयर डिसीजन आ पाए। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, स्टेशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, हर एक कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग बहुत सारे न्यूमरस यानी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं। ठीक है, पोलिंग स्टेशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश करे जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो 4 पॉइंट आज हमने पढ़े, बाकी के हम कल इनको कंटिन्यू करेंगे। इसको दोबारा से 4 पॉइंट्स को रीड करना और बाकी के पॉइंट्स को भी रीड करके एक बार देखना, ताकि कल अपन और इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें। ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू रीड इन डिटेल द इलेक्शन प्रोसीजर. Okay, so we will meet in the next class.